नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के गणित सेक्शन में। आज के हम सेक्शन में लेकर आए हैं आपके लिए अति संभावित क्वेश्चन जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए आज बनाकर लेकर आए हैं। लगभग आपके 25 क्वेश्चन है जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है और स्टैटिक्स के। एंड यदि हम आगे बढ़ेंगे तो आपके जो है आयतन से संबंधित क्वेश्चन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो आप जरूर इस सेट में आखिरी तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप 2 से 3 नंबर यहाँ से बढ़वा कर जाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो आपके 2 से 3 नंबर यहाँ से सीधे सीधे बढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल एंड तक बने रहें और पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि आगे यदि आपकी एमपी कांस्टेबल की एग्जाम आती है तो ये चैनल आपको आसानी से मिल जाए। इस पर जो क्लासेस होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। हम पीवाईपी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लगातार आपकी कांस्टेबल की क्लासेस भी यहाँ पर चलने वाली है। तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक थैले में 3 नीली और 2 पीली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद निकालने पर उसके नीली होने की क्या प्रायिकता होगी? अब देखो नीली गेंद निकल रही है तो नीली गेंदें कितनी है? टोटल 3 है और टोटल गेंदें कितनी है? 3 + 2 5 हो जाएंगी। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना हमारा 3/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम्स, और 5 क्या है? टोटल आउटकम्स। यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो अंकों का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है? अब अंकों का योग 9 से अधिक चाहिए। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे? यदि एक पासे पे 4 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए तो यहाँ पर 10 हो गया जो 9 से ज्यादा है। दूसरे में यदि एक पे 6 आ जाए और दूसरे पासे पे 4 आ जाए तो ये भी 9 है से ज्यादा हो गया। यदि दोनों पासों पे 5,5 आ जाए तो ये भी 9 से ज्यादा हो गया। और क्या हो सकता है? एक पे 5 आ जाए, एक पे 6 आ जाए, ये भी 9 से ज्यादा है। या एक पे 6 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, ये भी 9 से ज्यादा हो गया। दोनों ही पासों पे 6,6 हो जाए तो ये भी 9 से ज्यादा हो गया। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए हैं। और नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? अब टोटल आउटकम्स जो होते हैं ना वो 2 पासे है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जितने पास है यहाँ पर उतने की पावर हो जाएगी। तो ये 36 हुए। तो यहाँ अपॉन में 36 लिख देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक घटना के होने की प्रायिकता 0.6 है तो उस घटना के न होने की प्रायिकता क्या होगी? What will be the probability of the event not happening? तो देखो, कोई भी इवेंट यदि नहीं हो रहा है तो उसके होने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 में से माइनस कर दिया करो। यदि 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? अब 53 रविवार, देखो सबको पता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। और ये 365 दिन को कैसे बांट सकते हैं सप्ताह में? तो इसमें 52 तो वीक होते हैं और 1 डे होता है। लेकिन जब बात लीप ईयर की आती है तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा? लीप ईयर में हो जाएगा 366 डेज और 366 डेज में भी 52 वीक ही होंगे। लेकिन और क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पे दिन बढ़ जाएगा, एक 2 डेज हो जाएगा। तो ये 2 डेज जो है इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? मान लो ये कैसे आया, इनका सीक्वेंस आया मंडे प्लस ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस वेनसडे, वेनसडे प्लस फ्राइडे, फ्राइडे कॉमा सैटरडे, और सैटरडे कॉमा संडे, या संडे कॉमा मंडे। ये ही सीक्वेंस हो सकता है। ये 2 दिनों को हम इसी तरह सीक्वेंस में ले सकते हैं कि इसके बाद ये वाला आएगा या इसके बाद ये वाला आएगा, ऐसे ही हो सकता है ये। अब वो हमसे पूछ रहा है रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी। देखो इस पेयर में रविवार कितनी बार आ रहा है, संडे कितनी बार आ रहा है? तो एक बार तो यहाँ आ रहा है और दूसरी बार संडे कहाँ आ रहा है? यहाँ सिर्फ 2 बार। इन 2 दिनों में संडे सिर्फ 2 बार ही ऐसी संभावना बन रही है जब आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 7, क्योंकि एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो यहाँ पर 2/7 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके पान या राजा होने की प्रायिकता क्या होगी? पान या राजा मतलब हार्ट और किंग, मतलब या तो वो हार्ट हो या तो किंग हो। अब देखो एक चीज, हार्ट के कितने उसमें पत्ते होंगे, कार्ड होंगे? तो 13 कार्ड जो है वो हार्ट के होंगे। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। अब वो पूछ रहा है, यहाँ पर उसने या लगाया हुआ है। जब भी और की बात आएगी या की बात आएगी तो यहाँ पे प्लस लगता है हमेशा। किंग बोल रहा है वो। टोटल किंग कितने होते हैं?
4 होते हैं अपॉन 52। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो 4 किंग है उसमें से एक किंग जो हार्ट वाला है या लालपान वाला है वो यहाँ पर आ चुका है, तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन 52। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 52। 13 प्लस 4 होता है 17, और 17 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 16। तो 16 अपॉन 52 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3 अपॉन 2 है। तो ए का मान क्या होगा, ए की वैल्यू पता करना है। अब देखो साइन जो है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब साइन होगा 90 डिग्री के इक्वल में। यहाँ पे मैंने 1 को साइन 90 डिग्री लिखा है। अब देखो साइन से साइन तो कट गया, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल आ गई, 90 डिग्री के इक्वल आ गई साथ में। और दूसरी तरफ सॉल्व करेंगे तो कॉस ए माइनस बी ये किसके इक्वल है, ये है √3 अपॉन 2 के। और कॉस √3 अपॉन 2 वैल्यू कब देगा, जब कॉस जो है 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब हमसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, ए की। तो ए की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस ए माइनस बी को नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये क्या देगा, ए प्लस ए 2 है, और ये प्लस बी है माइनस बी है, ये तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 120 अपॉन 2, 2 1 2, 2 6 12, मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, साइन स्क्वेयर 1 प्लस साइन स्क्वेयर 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू पूछ रहा है ये। अब देखो साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको बिल्कुल। तो यहाँ पर साइन 1 लिखा हुआ है, तो साइन 1 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 डिग्री माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉस 89 डिग्री। इसका मतलब साइन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 89। अब स्क्वायर है तो उसे स्क्वायर में लिख देंगे, कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब तुम्हें आइडेंटिटी दिख गई होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल में होता है, हमेशा ये 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखो tan थीटा हमेशा है ना 45 डिग्री पर ही 1 की वैल्यू देता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलो, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई प्लस tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या बैठा है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, ऊपर क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि कुछ भी इसमें अलग नहीं है एलसीएम में, इसलिए जैसा का तैसे ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब फिर से एक आइडेंटिटी दिख गई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा यदि काटोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा। तो यहाँ पर सही वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखो मीनार की जो छाया है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया अपन ने। अब देखो मीनार की छाया जब भी ऊंचाई के बराबर होगी, इसका मतलब हाइट का और जो बेस का रेशो है 1:1 होता है, यह हमेशा 45 डिग्री पर ही होगा। किस पर होगा, हमेशा 45 डिग्री पर। तो हमेशा इसका आंसर 45 डिग्री होगा। जब भी कैसी बात हो जाए कि छाया जो है, मतलब ये जो बेस लाइन है वो इसकी हाइट के इक्वल हो जाएगी, तो ये 45 डिग्री ही होने वाला है हमेशा आंसर। नेक्स्ट, 7 संख्याओं का माध्य 12 है, यदि एक संख्या 16 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का नया माध्य क्या होगा। मीन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 7 नंबर्स का जो मीन है वो 12 है, और यदि उसमें से एक नंबर 16 को रिमूव कर दिया जाए तो इसका जो नया मीन है वो क्या हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका मीन जो दिया हुआ है उसमें नंबर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 7 मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 12 7 84 होता है। अब वो बोल रहा है इसमें से एक संख्या 16 हटा दी जाए, तो ये सब टोटल ही तो है,
यदि इसमें से मैं 16 माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस 6 कितना होता है? 8। और यहाँ पे 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 68 हो जाएगा। और ये कितने नंबर्स का है? तो 68 जो है वो टोटल है 6 नंबर्स का। अब इसे यदि तुम सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6 वन जा 6, ऊपर 6 वन जा 6, फिर से 6 वन जा 6, रिमाइंडर 2, और रिमाइंडर 2 है, डेसिमल लगाओगे तो 20 बन जाएगा। 6 थ्री जा कितना होता है? 18, फिर से रिमाइंडर 2, फिर से 6 थ्री जा 18, तो 11.33 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वितरण का माध्य 24 है और मध्य का 26 है, तो बहुलक का मान क्या होगा? मॉड। तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मॉड का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब 3 मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है? मीडियन दी है यहाँ पर 26, तो यहाँ पर 26 रखेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। मीन कितना दिया हुआ है? द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लो। 26 थ्री का कितना होता है? 78, माइनस 24 टू का कितना होता है? 48, माइनस कर देंगे तो 0, 30 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या है? तो प्रथम 10 सम संख्याएं, इवन नंबर्स की बात हो रही है, तो ये होता है n+1, तो क्या हो जाएगा? 10+1, आंसर आ जाएगा 11। तो अब ये बना कैसे फॉर्मूला? चलिए इसको देख लेते हैं। मान लो हमने 2 नंबर्स ले लिए, 2 नंबर्स हैं 2 + 4, ये 2 नंबर लेके हम चलो मीन निकालते हैं, तो 2 नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 + 4 होता है 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3। अब 3 नंबर्स लेके देखते हैं, 2 + 4 + 6, अब 3 नंबर से इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 + 4 10 और 2 12/3। 3 से जब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 4 टाइम्स में। अब 4 नंबर लेके देखते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, 8 अपॉन टोटल नंबर 4 है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 12, यहां तक 12 था, 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20, 20/4 कितना होता है? 5। तो देखो जब भी 2 नंबर्स था तो मीन 3 आया, 3 नंबर्स थे तो मीन 4 आया, 4 नंबर्स थे तो मीन क्या आया? 5। मतलब हमेशा जितने नंबर्स थे उसमें +1 ऐड हो गया, इसलिए यहां से ये फॉर्मूला बना है कि जो इवन नंबर्स होते हैं उसका जो मीन होता है वो n+1 होता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया था? 11, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आंकड़ों 12, 15, 17, 12, 14, 15, 12, इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब क्या होता है? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार क्या है? 12 आया है, देखो 3 टाइम्स आया है, तो इसका जो मॉड होगा वो 12 होगा। नेक्स्ट, यदि एक डेटा सेट का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो प्रसरण क्या होगा? इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। प्रसरण या वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन या विचलन जो होता है उसका स्क्वायर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा 3x + 4y = 12 और 3x + 4y = 24 के बीच की प्रकृति क्या है? अब देखो, a1/a2 मतलब 3/3, b1/b2 4/4 और c1/c2, इसकी वैल्यू क्या है? 12/24। तो जब काटोगे तो a1 और a2 का जो रेशो है ये तो 1:1 आ गया, b1 और b2 का रेशो भी 1/1 आ गया, और c1 और c2 का रेशो क्या है? 1/2 है। तो a1/a2 जो है 1/1 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रेखाएं जो होगी वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 के अनंत हल होंगे? अब अनंत हल होने के लिए क्या होता है? कंडीशन a1/a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। अब k की वैल्यू निकालना है तो मैं b1/b2 और c1/c2 को ले लेता हूं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो b1/b2 की वैल्यू क्या होगी? 2/k इक्वल है c1/c2 3/9। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 3, 3 × 9, तो 2/k = 1/3। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6, ऑप्शन नंबर बी 17 का आंसर है। नेक्स्ट, x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20 किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं?
अब किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 देखो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको मैंने। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 जो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 इसमें पुट कर देता हूं। x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 2 सा कितना होता है 6, 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो यहां से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10y इज इक्वल टू 20। तो 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को कहां रख देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x क्या था 2y के इक्वल था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो हमारे जो बिंदु बनेंगे या पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे 4, 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा 18 का। दो संख्याओं का HCF 15 है और उनका LCM 300 है। यदि एक संख्या उसमें से 60 है तो दूसरी क्या होगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल होती है LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो पहली संख्या क्या दी हुई है 60, सेकंड वाली हमें पता लगाना है, इक्वल होगा LCM के। LCM कितना है 300 है और HCF कितना है 15 है। बस 60 से डिवाइड करो और आंसर लेके आ जाओ। 300 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 60, ये 0 से 0 गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 75। तो जो दूसरी संख्या हो गई वो क्या हो गई 75। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। यदि रेखाएं 3x प्लस ky इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 केवल एक बिंदु 0,0 पर मिलती है तो k का मान क्या नहीं हो सकता। अब देखो केवल एक बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब रेखाएं जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक अद्वितीय हल होगा। और एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो कंडीशन है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लगा लेंगे तो k की वैल्यू आप पता लग जाएगी कि क्या नहीं हो सकती। किससे करेंगे, इन दोनों से ही कर लेंगे। 3 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू k अपॉन -1। y की वैल्यू के आगे यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए -1 लेना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू जो है कभी भी क्या नहीं हो सकती। इस -1 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा -3 से, तो ये -3 अपॉन 2 जो कि होता है 1.5 माइनस का, इसके इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो -1.5 ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। अच्छा चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम पूरे डायग्राम को बना लेते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु। अब ये वृत्त का केंद्र, इससे 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ले लिया मैंने और इससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। इससे एक स्पर्श रेखा भी खींच रहा है वो, तो इससे एक स्पर्श रेखा खींच रहा है उसे भी बना लेते हैं। स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, यहां से ऐसी खींच दी स्पर्श रेखा। अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालना है। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर त्रिज्या बना लेता हूं। त्रिज्या कैसे बनाएंगे, तो त्रिज्या भी क्या कैसे बनाएंगे, तो वृत्त के केंद्र से इस बिंदु को मिला देंगे तो ये त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये जो सर्कल है, ट्राइंगल है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। वृत्त के केंद्र से यदि कोई रेखा स्पर्श रेखा पर खींची जाए तो वो हमेशा लंबवत या परपेंडिकुलर होती है और वो हमेशा क्या होती है, रेडियस होती है। अब इसकी रेडियस किसके इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर ये वाला बिंदु है, बिंदु P मान लेते हैं इसको। अब देखो ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13। यहाँ पर 13 जो होगी ये हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी या कर्ण होगी। तो कर्ण की वैल्यू कितनी दे दी है, और कर्ण हमेशा किसके सामने होता है, कर्ण हमेशा होता है राइट एंगल ट्राइंगल के सामने। कर्ण हमेशा होता है राइट एंगल के सामने। ये वाली साइड तो कर्ण होती है या हाइपोटेनियस होती है। तो ये 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो एक साइड जो बची है वो कितनी होगी, 12 होगी। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है, ट्रिपलेट याद रखो और सीधे आंसर ले आओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसे नहीं आता
वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेगा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 नहीं पता था तो इसे x ले लेंगे, x का स्क्वायर ये होता है 169, और 169 में से जब 5 स्क्वायर माइनस करोगे 25 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा? 144। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो x की वैल्यू अंडर रूट 144 जो होती है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा? और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? 616 के इक्वल दिया हुआ है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है कि 22/7 लेना है तो हम यही लेंगे, मल्टीप्लाई r स्क्वायर तो हमें पता नहीं है 616। अब बस सॉल्व कर लेना है तो r स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 616। 7 जो है वो डिवाइड में है तो यहाँ आकर ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 4 एंड 22 मल्टीप्लाई में है इसलिए ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में। चलो इसे काटते हैं। 4 1 जा 4, ऊपर कटेगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16। अब 22 से कटेगा क्या? सीधे 11 से कटेगा। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसे यदि अंडर रूट में लेकर जाओगे 7 मल्टीप्लाई 7 को तो ये सिर्फ 7 सेंटीमीटर ही निकलेगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू फिर से 22/7 और r क्यूब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहां से 7 से 7 कटेगा तो यहां पर आ रहा है 22 4 जा होता है 88, 88 मल्टीप्लाई 49/3। अब हमको पता है कि कोई सा नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से कट रहा है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में दिखने वाला आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 21 है और 20वां पद 41 है तो प्रथम पद क्या होगा? अब 10वें पद को कैसा लिखते हैं? a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला होता है किसी भी पद को पता करने का। अब कौन सा पद लिखने का बोल रहा है? 10वां पद, तो कैसा लिखेंगे? a प्लस n-1 मतलब 9, और d ये कितना दिया हुआ है? 21, और 20वां पद मतलब a प्लस फिर से 20-1 19, d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 41। अब यहां पर क्या करोगे? माइनस कर दो तो हमारे पास सार्वंतर d आ जाएगा, तो माइनस करोगे तो a से a तो कट गया, 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर माइनस का 10d इक्वल होगा 41 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 माइनस का, तो यहाँ पर जो d की वैल्यू है सार्वंतर वो कितना आ गया? 20/10 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है कि पहला पद क्या होगा, तो यहाँ पर बस किसी भी एक में d की वैल्यू रख दो, पहला पद मिल जाएगा। मैं पहली वाले में रख देता हूं a प्लस 9d इज इक्वल टू 21, यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 21, तो यहाँ पर बन गया a प्लस 9 2 जा होता है 18 इज इक्वल टू 21। 18 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 3, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्षेत्रफल दे दे और संगत भुजाएं पूछे तो वो हमेशा अंडर रूट होता है जो भी क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात के। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 9 का क्या होता है अंडर रूट करने पर 3, और 16 का होता है 4, तो 3:4 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाते जाते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक ये पहुंचे। अपने सुझाव कमेंट में दीजिएगा कि और आगे क्या किया जा सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।